हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी कि आपके चुनाव की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। तो इसलिए अब नई भर्ती यानी मुश्किल है, यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं 2 महीने तक नई भर्ती नहीं आएंगी। लेकिन जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है उन पर आप अपना पूरा फोकस जमाए रखिए, और बाकी जो भर्तियां होंगी वो आपकी चुनाव के बाद होंगी। लेकिन जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है वो भर्तियां होनी ही होनी है, फिर चाहे वो सरकार किसी भी तरीके से करवाए। तो आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए आज आप लोगों के लिए लेखपाल के जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपके टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। जैसा कि आप लोगों से कहा था कि लेखपाल की क्लास आपकी जल्दी ही शुरू की जाएंगी, तो उसी को लेकर आज आपकी लेखपाल की हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। और आज आपका हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। विघटन का विलोम शब्द क्या है? विघटन का विलोम शब्द सामूहिकता, संगठन, टूटना या फिर एकीकरण। तो इसमें विघटन का विलोम शब्द पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए विघटन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अलग अलग होना। अलग अलग होना विघटन का अर्थ होता है। और इसका विलोम शब्द यानी कि संगठन, एकत्र होना है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और समास किसको कहते हैं? समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के। तो समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपकी पिछली क्लास में बताया गया था, वो जरूर देख लीजिएगा जाकर। उससे भी आपको लेखपाल में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझ कर देखिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लें। अगला प्रश्न, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें, तजकर मोह स्मृति के पास। पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके सामने ये पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता पूछे गए हैं। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या फिर निराला। तो ये पंक्तियां, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें, तजकर मोह स्मृति के पास, ये पंक्तियां दिनकर जी की हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और इस तरह के प्रश्न से आपके लगभग 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझ कर देखिएगा। कपूर शब्द है, कैसा शब्द है कपूर? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो कपूर शब्द ये तद्भव है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कपूर का तत्सम शब्द हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर ये इसका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलंकारों से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अलंकार में से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अलंकार आपके पिछली क्लासों में भी समझाया गया है, इसलिए उन्हें भी देख लीजिएगा। तो ये इसमें उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इन पंक्तियों में अलंकार यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और इन पंक्तियों में उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यानी कि उल्का जैसी रानी वो दिशा दीप्त करती थी, तो इसमें तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपको यमक अलंकार की परिभाषा बताई जा चुकी है। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर भेद रहित आरोप हो, उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना या फिर कल्पना की जाए, कल्पना या संभावना, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और जहाँ जनु जानो मनु मानो आ जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको पिछली क्लासों में बताया जा चुका है, तो देखना जाकर उसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो जो संकर शब्द होते हैं वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है, वो आपका संकर शब्द कहलाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये संकर शब्द है, जहाँ पर रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, तो ये आपका संकर शब्द हो जाएगा रेलगाड़ी। इसी तरह के कुछ शब्द आपको बता देते हैं, जैसे बस अड्डा, बस अड्डा ये भी संकर शब्द है। वर्ष, इस तरह के शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जहाँ पर दो अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं, उनको संकर शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक? तो पापी में ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पर गुण, दशा या फिर स्वभाव लक्षित हो। गुण, दशा या स्वभाव जहाँ पर लक्षित हो, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है, और यहाँ पापी ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत कंजूस हो, उसको क्या कहा जाता है? कुलीन, समृद्ध, धनी या फिर कृपण? जो बहुत कंजूस हो उसको क्या कहते हैं? तो ये जो कुलीन होता है, इसके लिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। तो ये समृद्ध होता है जिसके पास धन संपत्ति यानी कि सब कुछ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। और धनी होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। और जो बहुत कंजूस हो उसको कहते हैं कृपण। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा? मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आप जान लीजिएगा। तो इसमें साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा ये तीनों ही मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। बाकी कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। और इनकी और भी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, उर्वशी, झरना, आंसू, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, उर्वशी, झरना, आंसू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कामायनी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो इसमें वह थोड़ा बीमार है वाक्य है आपका, और उसमें पूछा जा रहा है कि थोड़े में कौन सी क्रिया विशेषण है। तो ये आपकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगी। यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वहाँ होती है जहाँ पर क्रिया की मात्रा का पता चलता है, जहाँ पर मात्रा का पता चलता है, यानी कि यहाँ पता चल रहा है थोड़ा बीमार है, तो ये आपकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पराधीन सपनेऊ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपनेऊ सुख नाही, कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर रैदास की? तो ये पराधीन सपनेऊ सुख नाही ये रामचरितमानस से कविताएं ली गई हैं। तो ये आपकी पंक्ति ली गई है रामचरितमानस से, और रामचरितमानस
के रचनाकार कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो वो तुलसीदास जी ने लिखी है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पराधीन सपने और सुखनाई, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या फिर माधुरी? इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से संबंधित है? तो ये आपकी हिंदी प्रदीप है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये आपकी सभी पत्रिकाओं के बारे में बता दिया गया है। हिंदी प्रदीप इसके बालकृष्ण भट्ट संपादक हैं और ये 1877 में संपादित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका ये 1831 में कानपुर से संपादित हुई थी और इसके संपादक श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और समन्वय ये 1922 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और इसके प्रकाशक माधवानंद हैं। और माधुरी ये 1921 में प्रकाशित हुई थी लखनऊ से और इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों को इससे संबंधित सारे PDF आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सभी PDF प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य? तो जो वर्णों का समूह जब कोई जिससे अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, उसको शब्द कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। और शब्द वर्णों का समूह जिससे निश्चित अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 3, 4, 5 या फिर 6? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पांचों भेद आपके सामने दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये कुल 5 भेद होते हैं संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी कहाँ पर? सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या फिर श्रीधर पाठक में? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई दी थी? तो वैसे तो छायावादी जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। और छायावाद की इनकी पहली रचना थी उच्छ्वास और अंतिम रचना गुंजन। छायावाद की अंतिम रचना गुंजन और पहली इनकी उच्छ्वास। और ये आपके मुकुटधर पांडे, इन्होंने छायावाद का नामकरण किया था। ये छायावाद के नामकरण के रूप में जाने जाते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना छायावादी प्रवृत्ति में सबसे पहले दिखाई दी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नहीं तो टेलीग्राम पर ग्रुप को ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किसकी है? यह सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि, कुंतक, वाशन या फिर क्षेमेंद्र? तो ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव के योग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यह रसों के लिए सूत्र दिया था भरत मुनि ने। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से बताया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव के योग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ये इन्होंने भरत मुनि ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। युद्ध में जो स्थिर रहता है, उसके लिए वाक्य के एक शब्द पूछा गया है जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी,
सत्याग्रही, युधिष्ठिर या फिर अश्वारोही। तो यहाँ पर युद्ध में स्थिर रहता है यानी कि युधिष्ठिर, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी भी आपको बता देते हैं। यशस्वी यानी जिसने यश प्राप्त किया हो, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको सभी के बारे में बता दिया गया है। यशस्वी यानी कि जिसने यश प्राप्त किया हो। सत्याग्रही, सत्य के लिए आग्रह करने वाला। अश्वारोही यानी जिसने अश्व की सवारी की हो या घुड़सवार, उसको अश्वारोही भी कहते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिग्भ्रम उदाहरण है कौन सी संधि का? विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या फिर यड़ संधि। दिग्भ्रम, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस भ्रम। तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। तो ये किस तरह का वाक्य है? सावन सिर पर था और बादल लापता। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर संकेतवाचक। जहाँ पर और, एवं इस तरह के शब्द आ जाते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस सावन सिर पर था और दूसरा बादल लापता, और बीच में और, एवं आदि इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या फिर कुछ भी ना चाहने वाला। तो ईर्ष्यालु उसे कहा जाता है जो दूसरों से जलता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों से जलने वाला है ईर्ष्यालु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अरण्य संरक्षण का अर्थ। अरण्य का अर्थ होता है वन, यानी कि वन संरक्षण। तो ये आपका देख लीजिए, वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और सभी की रक्षा। तो आपको बता देते हैं अरण्य संरक्षण यानी वनों की रक्षा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नितांत शब्द का अर्थ है। नितांत, केवल, एकांत, बहुत या फिर बिल्कुल। नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल। कभी कभी आपने सुना होगा या कहीं लिखा देखा होगा कि वह नितांत अकेला है, यानी कि वो बिल्कुल अकेला है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध, विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित। निषिद्ध का अर्थ होता है रोका गया। निषिद्ध माने रोका गया, और इसका विलोम हो जाएगा विहित। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विहित का अर्थ होगा नियम के अनुसार और निषिद्ध का अर्थ होता है रोका गया, यानी नियम के विपरीत। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, यानी किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकृत या फिर अपकृत। जो दूसरों के उपकार का फल नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहा जाता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो दूसरों के उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो दूसरे का उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, शर्वरी, यामिनी। इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा ये रात्रि का पर्यायवाची है, शर्वरी भी रात्रि का पर्यायवाची है और यामिनी भी रात्रि का पर्यायवाची है। तो ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। और जो बचा वो आपका नहीं है, वो खरगोश का पर्यायवाची होता है, शशक। खरगोश को शशक भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? कौन से कवि रीतिकालीन है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास या फिर बिहारी लाल। रीतिकालीन कवि ये आपके बिहारी लाल है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीतिकाल के रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। और बाकी मीराबाई, सूरदास, नाभादास ये भक्तिकालीन कवि हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भक्तिकालीन कवि हैं। और बिहारी लाल जी रीतकालीन कवि हैं।
तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक, थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है वो थकावट है, और ये थकान से बनी है। थकान से थकावट। और बुराई जो है वो बुराई और आलस्य, ये दोनों भी भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन ये क्रिया से नहीं बनी है। ये भी भाववाचक है लेकिन ये क्रिया से नहीं बनी है, इसलिए गलत है। और बुढ़ापा ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक है, इनको नोट कर लीजिएगा। और थकावट ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्रिया से बनने वाली संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलने वाला वाक्य क्या कहलाता है? एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलता है जो वाक्य, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर आज्ञार्थक वाक्य। तो जब एक उद्देश्य और एक विधेयक से मिलकर वाक्य बनता है तो उसको साधारण वाक्य कहते हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये कहावत का अर्थ पूछा गया है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कहावत का सही अर्थ क्या है? कान गले को किसी हानि की आशंका नहीं होती है। सॉरी, यहाँ पर ये कंगले यानी कि गरीब को किसी हानि की आशंका नहीं होती है। गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती। खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती। या फिर बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये पूछा गया है आपसे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता है, ये इस कहावत का सही अर्थ है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और आप सभी लोगों को एक बात बता देते हैं, किसी भी निगेटिविटी से दूर रहें। भर्ती आएंगी ज़रूर, इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। जब कभी आएंगी तब सही, लेकिन जो इस समय आपके सामने भर्तियां हैं उनकी तैयारी जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि एक सीट आपको चाहिए ही है। इसलिए यानी एक सीट आपकी कंफर्म है। इस हिसाब से पढ़िएगा कि आपकी सीट आपसे कोई छीन ना पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और आप सभी लोग टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को टाइम पर PDF प्राप्त हो जाए और आपका समय भी बचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।